नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर बनता है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अतः भारत में मूलतः संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है दोस्तों। संघीय प्रणाली कनाडा से प्रेरित है। कनाडा के समान ही भारत में भी संघ तथा राज्यों की शक्तियों का संविधान द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। अतः भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है और आपातकाल के दौरान एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जो कि एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा न्यायिक शक्ति को विभाजन से परे रखा गया है। अतः भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली विद्यमान है। नंबर 1 विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255। नंबर 2 प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263। और नंबर 3 वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 293। तो इस तरह 3 प्रकार के संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध को भाग 11 में रखा गया है, जबकि वित्तीय संबंध को भाग 12 में रखा गया है दोस्तों। नंबर 1 विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधार पर किया जाता है। नंबर 1 राज्य क्षेत्र के आधार पर अनुच्छेद 245 और नंबर 2 विषयों के आधार पर अनुच्छेद 246। नंबर 1 राज्य क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध। इसमें लिखा है दोस्तों कि संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है तथा किसी राज्य का विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई ऐसा भाग जो किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नंबर 2 विषयों के आधार पर विधायी संबंध। संघीय संविधान में विषयों के आधार पर भी विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जिसमें 2 सूचियां होती हैं। नंबर 1 संघ सूची तथा नंबर 2 राज्य सूची। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अभिनव प्रयोग हुआ और विषयों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया। भारतीय संविधान में इस अधिनियम के 3 सूचियों वाली प्रणाली को अपनाया गया तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई। इन 2 सूचियों का प्रावधान 7वीं अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल को इन विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1 संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसमें 97 विषय हैं, गणना में 100 हैं, जिसमें प्रमुख हैं सुरक्षा, बैंकिंग, युद्ध, वायु, जल, रेल, विदेशी मामले,
परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय संधि, जनगणना, विदेशी ऋण, अंतर्राज्यीय नदियाँ। नंबर 2, राज्य सूची। इसमें स्थानीय तथा प्रादेशिक महत्व के विषयों को रखा गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। इसमें 66 विषय हैं जिसमें प्रमुख हैं कृषि, पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, न्याय और सिंचाई। नंबर 3, समवर्ती सूची। इसमें राष्ट्रीय तथा स्थानीय दोनों महत्व के विषयों को रखा गया है जिस पर संसद एवं विधानमंडल दोनों को विधि बनाने का अधिकार है। इसमें प्रारंभ में 47 विषय थे, 47, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं जिसमें प्रमुख हैं शिक्षा, श्रम कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, वन, मापतौल, जंगल, राष्ट्रीय जलमार्ग आदि। दोस्तों, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है। ऐसे विषय जिनका उल्लेख 7वीं अनुसूची के किसी सूची में वर्णित नहीं है उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। राज्य सूची के विषय पर संसद को विधि बनाने की शक्ति। संविधान ने कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा, परंतु राज्यसभा उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा 1 वर्ष की अवधि बढ़ा सकती है और ऐसा कई बार कर सकती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बना सकती है जो आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 251 के अनुसार राज्य सूची के विषय पर यदि संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं, अगर उनमें टकराव की स्थिति आ जाती है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। अनुच्छेद 251 में लिखा है। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से यह अनुरोध करें कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करें, तब संसद राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए किसी संधि या करार के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से ही विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही क्यों न हो। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उनके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। नंबर 2, प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन
संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक में किया गया है। संविधान द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि कार्यपालिका विधायिका की सहविस्तारी होगी, अर्थात जिस विषय पर संसद कानून बना सकता है उस विषय पर केंद्रीय कार्यपालिका का नियंत्रण होगा, और जिस विषय पर राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है उस विषय पर राज्य की कार्यपालिका का नियंत्रण होगा, और समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में राज्य की कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। नंबर ए, यद्यपि राज्य सरकारों को सामान्यतः अपने प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, फिर भी केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रण और निर्देशित करती है। इसके लिए वह कई प्रकार के कार्य करती है, जैसे अनुच्छेद 256 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में विद्यमान कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, और केंद्र को इस प्रयोजन के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार को अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 258 का के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार को ऐसी किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सौंप सकेगा। संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन कृत्यों को संपन्न करने में जो खर्च होगा उसका वहन संघीय सरकार कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान संघ तथा राज्यों की सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की भी व्यवस्था करता है जो संघ तथा राज्य सरकारें दोनों के लिए सामान्य हैं। इन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है तथा उन पर संघीय कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण होता है, फिर भी वे राज्यों के उच्च पदों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार संघ अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से राज्यों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। नोट: अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा किसी नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार अनुदान अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्त लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के दौरान राज्यों पर संघीय कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। नंबर ए में हमने पढ़ा केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, और नंबर बी में हम पढ़ेंगे दोनों में परस्पर संबंध। नंबर बी, राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के अलावा कुछ मामलों में दोनों में परस्पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जैसे अनुच्छेद 261 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य की
सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी तथा भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में किसी सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश उस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों या जलाशयों आदि के जल के प्रयोग, वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। इस तरह से उत्पन्न विवादों के संबंध में संसद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को प्रतिषिद्ध भी कर सकती है। नोट नंबर 1, अनुच्छेद 262 में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करके संसद ने नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया था। नंबर 2, जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसे अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जाना जाता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद के गठन से सार्वजनिक हित की सिद्धि होगी तो वह उसका गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 18 मई 1990 को किया गया था। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा प्रशासक इसके पदेन सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना है। यह सलाहकारी परिषद है। इसकी प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग एवं समितियां। भारत में जब तक एक ही दल अर्थात कांग्रेस की सरकार थी तब तक केंद्र राज्य संबंध सौहार्दपूर्ण थे, किंतु केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें गठित होने पर उनके मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए और राज्यों द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर पुनर्विचार करने तथा राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग उठाई जाने लगी। अतः केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग तथा समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सीतलवाड़ समिति। प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर सुझाव देने के लिए एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति की थी। नंबर 2, राजमन्नार समिति। तमिलनाडु सरकार ने 22 दिसंबर 1969 को डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने के लिए गठित की थी। समिति ने सुझाव दिया कि अवशिष्ट विषयों को या तो समाप्त कर दिया जाए या राज्यों को दे दिया जाए।
अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए और अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। नंबर 3, सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें थीं। नंबर 1, केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कोई संशोधन ना तो उचित है और ना ही आवश्यक। देश की एकता तथा अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना जरूरी है। नंबर 2, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का अस्थायी रूप से गठन किया जाना चाहिए, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हों। नंबर 3, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और बीच में इनका ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। नंबर 4, केंद्र तथा राज्यों के बीच निगम कर, आयकर तथा उत्पादन शुल्क के उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। नंबर 5, योजना आयोग को स्वायत्तशासी संस्था बनाया जाना चाहिए। नंबर 6, राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम को बदलकर इसका नाम राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद करना चाहिए। नंबर 7, समवर्ती सूची पर विधि बनाने से पूर्व केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। नंबर 8, देश की एकता और अखंडता के लिए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में लागू करने के लिए एक प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए। नंबर 9, इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए। नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में उनकी इच्छा का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 11, राज्यों को ऋण देने की पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा राजस्व में राज्यों विशेषकर कमजोर राज्यों के भाग को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह यह वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।